हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुखी और बेहतर हैं। तो चलिए, हम लोग क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स को सीरीज को देख रहे थे और हम लोगों ने पहले अध्याय का लगभग मोटा मोटी हर पार्ट हर चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। जो हम लोगों ने देखा क्या था कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, है ना, समाजवादी, और तीसरा क्या था, मिश्रित, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। पूंजीवादी यानी जिस पर निजी स्वामित्व, है ना, बाजार पर निजी स्वामित्व होता है ना, निजी स्वामित्व की अधिकता होती है, निजी स्वामित्व की, है ना, अधिकता होती है। उसके बाद अगर समाजवादी यानी सरकार का हस्तक्षेप, है ना, सरकार का हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, निजी कंपनियां यहां ज्यादा नहीं रहती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों का ही संयोग रहता है ना, ठीक है। यानी यहां पर निजी भी कंपनियां भी होती हैं, निजी कंपनियां, और सरकारी हस्तक्षेप, यहाँ दोनों ही चीजें होती हैं, है ना। तो ये निजी कंपनियां जहां पर होती हैं वो पूंजीवादी कहलाती हैं, सरकारी हस्तक्षेप जहां होती है उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये दोनों जहां मिलती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने पूछा था कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है या उसके उदाहरण वाले देश के नाम बताएं। तो बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद रहता है ना। यानी वहां पर बाहर का कोई देश देश के भीतर बिजनेस नहीं कर सकता, है ना, और देश का कोई भी सामान बाहर देशों में नहीं जाता है ना। यानी वहां पर आयात और निर्यात बंद होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। और ऐसी अर्थव्यवस्था अगर वर्तमान में बात करें तो नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है, जहां पर एक तानाशाह राज कर रहा है, जहां पर तानाशाही सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पर बंद अर्थव्यवस्था भी एग्जिस्ट करता है ना। तो अस्तित्व में बंद अर्थव्यवस्था वहीं पर है केवल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको देखना जरूरी है और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। पहला है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता क्या है ना। यानी पॉजिटिव और, है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यह पहले ही, यानी क्या है, हम लोगों को जो अब पढ़ना है वो है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इनमें अंतर अक्सर पूछा जाता है कि बताइए सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर को बतलाइए, है ना। 4-5 पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। पहले देख लेते हैं किताब में क्या लिखा गया है कि पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं, है ना। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि एक से अधिक विधियां हो सकती हैं। ये भिन्न भिन्न क्रिया विधियां सामान्यतः इन समस्या के लिए भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था में साधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है कि नहीं। इन अलग अलग विधियों से साधनों के विनिधान में अंतर आ जाता है ना। कहीं साधन में श्रम की आवश्यकता ज्यादा होगी, कहीं साधन में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो साधनों के विनिधान में भी अंतर आ जाता है, जैसा सॉल्यूशन होगा। और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है। इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रियाविधियों में से कौन सी क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी, है कि नहीं। इसलिए इसको जानना जरूरी हो जाता है कि किस क्रियाविधि का उपयोग किस अर्थव्यवस्था में प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
ठीक है, किस अर्थ की मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या यूज होगा, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या यूज होगा, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या यूज होगा, इनको समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाली संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं, है ना, और इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्श आर्थिक विश्लेषण से इस आधार पर हम अंतर करते हैं, यानी इन चीजों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर या आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर करते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि ये है क्या। तो है ना, किया जा सकता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा उसका मूल्यांकन करने का। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से क्रियाविधि काम कर रही है। जबकि आदर्श में क्या होता है कि हमें, है ना, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। जबकि इसमें क्या होता है कि हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो क्रियाविधि उपयोग में लाई जा रही है या लाई जाएगी यह हमारे अनुकूल है या नहीं है ना। सकारात्मक तथा आदर्श विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वे सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न हैं जो एक दूसरे के अत्यंत निकटता से संबंधित हैं तथा इनमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा लागू करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता है ना। तो ये तो रही किताबी बात। हम लोग कुछ अब इसे देख लेते हैं अपने भाषा में, तो इनके अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक तरफ सकारात्मक और दूसरा तरफ आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो सकारात्मक, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है या दिया जाएगा वो अनुकूल है या नहीं है। मोटे तौर पे यही है। तो चीजों को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके, थोड़ा पॉइंट वाइज इसको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा इसी प्रकार से आता है कि सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो एक एक करके देखते हैं, है ना। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र को, इसे हम, चूंकि ये सॉल्यूशन देता है, चूंकि यह सॉल्यूशन को बतलाता है, इसलिए इसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, अर्थशास्त्र, है ना, भी कहते हैं। मैं यहाँ लिखता भी जाऊंगा, नोट्स है ना। आप लोग भी किताब कॉपी लेके इसको लिखते जाएं। मैं फिर से एक बार 10 सेकंड का समय भी दूंगा, पॉज करके लिखने का मौका दूंगा, है ना। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ ही साथ इस वीडियो को साथ साथ इसको लिखते भी चले, ताकि आपका नोट्स भी बनता चले साथ में, है ना। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, और क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्रियाविधियां अनुकूल होंगी या नहीं होंगी ये बतलाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कल्याणकारी, इसे कल्याणकारी, यह कल्याणकारी होगा या नहीं, अनुकूल होगा या नहीं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, कि यह क्या करता है, यह सॉल्यूशन देता है। तो यह, है ना, इसका संबंध क्या है, मूल निर्धारण से है ना। इसका संबंध मूल्य निर्धारण से है, और इसका संबंध उत्पादन एवं वितरण से है, जिस पर आर्थिक कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, यानी इसका संबंध मूल्य की निर्धारण से है और इसका संबंध
उत्पादन और वितरण से है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है ना। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आर्थिक कल्याण भी हो, है ना। कोई दिक्कत? तो इन दो पॉइंट्स को आप लिख लें, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको लिख लें, लिखते भी चलें ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता चले। चलिए मैं अब इसे मिटा रहा हूं। कुछ और पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूं ताकि आपका नोट्स साथ में कंप्लीट होता चले। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इस तरह से है कि आप सिर्फ इसे सुने ना, बल्कि इसे लिखते जाएं और आपका नोट्स आपको अलग से किसी प्रकार की कोई क्लास, ना ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता है, ना अलग से कहीं कोई क्लास करने की आवश्यकता है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख लेते हैं तो, है ना। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं। तो नंबर 3 जो है वो है, यह आर्थिक क्रियाओं के कार्य, यह आर्थिक क्रियाओं के कार्य, आर्थिक क्रियाओं के कार्य एवं कारण के बीच, संबंध को बताता है। संबंध को बताता है। यह आर्थिक क्रियाओं के कार्य और कारण, या मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा सॉल्यूशन बतलाता है, ये कार्य क्या करना है और इसका कारण क्या है, ये इस चीज को बतलाता है, इस चीज के संबंध को बतलाता है ना। लेकिन यह जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है कि इसका संबंध, है ना, इसका संबंध आर्थिक नीतियों के विश्लेषण से है। ठीक है, यह किसी नीति के औचित्य पर प्रकाश डालता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो यह आर्थिक क्रियाओं के कार्य एवं कारण के बीच, यह कार्य और कारण के बीच संबंध को बतलाता है, और यह आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है, आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है ना। ठीक है, यह बतलाता है कि क्या होने चाहिए, है ना, क्या काम हमें करना है, और यह बतलाता है क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख ले। मैं बोर्ड से थोड़ा हट जाता हूं क्योंकि मिटाने के बाद मुझे फिर से लिखना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है बस, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, इसलिए इसके गहराई में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो फालतू समय व्यर्थ करने से क्या फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट है नंबर 4 कि इस विश्लेषण में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उन तथ्यों, इसमें फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है ना। ठीक है, और विभिन्न आर्थिक समस्याओं के लिए
समस्याओं के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी इनमें क्या होता है कि इनमें हम तथ्य का अध्ययन करते हैं, यानी फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं, है ना। तो फैक्ट्स का जब अध्ययन करेंगे तो उसकी सत्यताओं की हम जांच भी कर सकते हैं, है ना। भाई ये मार्कर है या नहीं है, अगर ये दिख रहा है तो ये है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है कि नहीं। ठीक है, इसमें तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी सत्यता की जांच भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करें तो इस विश्लेषण में उन बातों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, ये केवल सलाह के रूप में होती है कि नहीं। ये क्या होती है, सलाह के रूप में होती है ना। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए तो ये आदर्शात्मक में हो जाएगा, है ना। और एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, नोट्स बनाता है तो हम देख सकते हैं भाई कि वो नोट्स बना रहा है कि नहीं, उसकी मेहनत को हम देख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या है कि तथ्यों पर आधारित नहीं होती है ना, तो इसलिए इसका हम जांच भी नहीं कर सकते, ये सलाह होती है। ये क्या होती है, ये सलाह होती है। लेकिन यह क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो कि तथ्यों पर आधारित होता है ना। यह क्या होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है और यह सलाह होती है केवल। ठीक है, इसे आप लिख लें ताकि मैं इसे मिटा के फिर अगला पॉइंट लिखूंगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। लास्ट पॉइंट जो है इसका हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हमारा यह अध्याय, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर या उनको समझने की जितनी बातें हैं उन चीजों को हम लोगों ने पहले ही दिन देख लिया था, इसलिए ये चैप्टर मेरा यही क्लोज हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट है, इसे समझ देख लेते हैं। तो नंबर 5 कि इसका यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध, इसका संबंध अर्थव्यवस्था में क्या था, क्या है और किसी विशेष परिस्थिति में क्या होगा, है ना, से यानी इसका संबंध क्या है कि क्या था या क्या है ना, या किसी विशेष परिस्थिति में क्या होगा से इसका संबंध है। जैसे मान लीजिए, है ना, अगर हम बात करें कि भारत में पेट्रोल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है ना। यानी यही प्रॉब्लम क्या है कि 100 रुपए प्रति लीटर यानी बहुत ज्यादा कीमत है कि नहीं, कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा कीमत है। ये तथ्यों पर आधारित बात है, 100 रुपए प्रति लीटर, ये तथ्यों पर आधारित बात है ना। तो इसका दूसरा क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होगा कि इसका संबंध अर्थव्यवस्था
व्यवस्था में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए से है ना। यार इसमें क्या है कि क्या होना चाहिए, है ना। इसमें क्या है, हम बात करते हैं जैसे इसमें अगर हम बात करें कि भारत में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है ना। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है, या एक समस्या है कि बहुत ज्यादा कीमत है ना। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बनेगा कि भारत में पेट्रोल की कीमत पर नियंत्रण होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, इसका संबंध आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से है, और क्या बात है, क्या परिस्थिति है, और यह क्या इस सभी चीजों से आगे भविष्य में क्या होगा, है ना। ठीक है, तो ये सब बातें जो है सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है पहला अध्याय आपका खत्म हुआ। आगे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच का अंतर है, जो कि हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इसको देख लिया था। ठीक है, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने सुझावों और विचारों को कमेंट करके लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।